देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं आनंद कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kemasnews.com। आइए दिखाते हैं ये खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए ले चलते खबरों की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता तौकीर आजमी ने किया किसानों का समर्थन। जी हां, बता दें आपको, आजमगढ़ से पूर्व बसपा नेता व नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने करीबी तौकीर आजमी, जो इस वक्त कांग्रेस में शामिल होकर अपनी राजनैतिक पारी का आगाज बेहतर खूब तरीके से कर रहे हैं। देखिए, उनके विचार जो आज की सियासत में हर किसी को अपना इकबाल बुलंद करने के लिए सबसे सटीक उदाहरण का नज़ारा पेश करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। सर, तौकीर आजमी साहब हमारे साथ आप बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। आपके बहुत सारी बातें हमने सुनी, लेकिन अब हमारी मीडिया और ये देश इस मीडिया के माध्यम से जानना चाहता है कि किसान आंदोलन में वो क्या बातें हैं। जो बैठकों का दौर जारी है, मंत्रिमंडल परेशान है, किसान अपनी जिद पे अड़ा है और दिल्ली सीज है, बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि ये बिल किसानों के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। किसानों का जो नुकसान है वो है ही है, किसान की आम जनता के खिलाफ है ये। इस बिल के ज़रिए किसानों की जो खाद्य जो अनाज है ये चंद कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा और देश की जनता एक वक्त ऐसा आएगा कि भूखी मरेगी। ये सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। किसान के बिचौलिए ख़त्म करने का मामला है तो वो उसका तरीका था, उस तरीके से ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन ये जिस योजना के तहत आ रहा है, कुछ बड़े कॉरपोरेट व्यवसायी, उनके हाथ में पूरा आपकी अनाज किसानों से लेके उनको दे दिया जाएगा और उसके बाद ये फिर आम जनता तक जब पहुंचेगा तो ये सोने के भाव में पहुंचेगा। ये उनका गुलाम हो जाएगा ये देश खाने के लिए। जी, गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन जो निजीकरण में जी तब्दील किए जा रहे हैं, सरकारी संस्थाएं, जी, इस पर क्या बोलते हैं सर? सरकारी संस्थाएं, देखिए, ये प्राइवेटाइजेशन जो बहुत पहले से शुरू हुआ है, वाजपेयी जी की सरकार से इसकी शुरुआत हुई है। आप लोगों को याद होगा, वाजपेयी जी की सरकार से शुरू हुआ, उसमें कुछ संस्थाएं बनाई गई और कुछ संस्थाओं को जो नुकसान में चल रही थी उनको बेच दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। ये डिसइन्वेस्टमेंट में आता है, ठीक। कुछ हर सरकार ने कुछ नई संस्थाएं बनाई, कुछ पुरानी संस्थाएं जो नुकसान में चल रही थी उनको बेच दिया। ये पहली सरकार है जिसने एक नई संस्था नहीं बनाई गवर्नमेंट की, और जितनी पुरानी संस्थाएं फायदे में थी या नुकसान में थी सबको बेच रही है। जो किसान, तो ये गलत है। जो किसान दिल्ली पहुंच के अपने आंदोलन को एक आयाम देने में जुटे हैं कि हमारी बातें, हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयत्न जो किया गया, अब हम बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं, इनके पीछे कांग्रेस खड़ी है और किसानों के रूप में जो पगड़ी बांध के लोग आए ये खालिस्तानी हैं, तमाम प्रकार की बातें आ रही हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान का किसान अगर कांग्रेसी है तो फिर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अल्पमत में है, इसका मतलब इनके पास वोट नहीं मिला है, ये किसी और तरह से हुकूमत में आए हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान का किसान, असल किसानों की आबादी है, अगर पूरे हिंदुस्तान का किसान और आम जनता अगर इनके खिलाफ है इस वक्त, तो इनको इस्तीफा दे के खुद हट जाना चाहिए। अगर वो लोग सारे कांग्रेसी इनको नज़र आ रहे हैं तो। सर, आप कांग्रेस से आते हैं, एक बेहतर जगह है कांग्रेस में, आप पहचान के मोहताज नहीं हैं, हम जानते हैं ये बात। सर, क्या ऐसी वजह है कि ओवैसी अब आपकी कही जो बात है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार जैसे पवन खेड़ा जी बोलते रहे हैं, राजीव रंजन जी बोलते रहे हैं, तो ये लोग हमेशा जो है ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताते रहे हैं, एजेंट बताते रहे, लेकिन अब वो उनके भी स्वर आपके खिलाफ हो रहे हैं कि हम कांग्रेस से अब आगे निकल चुके हैं। ये बात मानते हैं? नहीं, आप मानते हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ओवैसी साहब कांग्रेस से आगे निकल चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए मेरी बात, हमारे पास मेरी बात सुनिए। ये कहने तक तो ठीक है कि कोई किसके आगे निकल गया है, ये जनता जानती है कि कौन किसके आगे निकल गया है। ओवैसी साहब को बी टीम, बीजेपी की बी टीम मैं नहीं कहूँगा, आरएसएस की बी टीम मैं ओवैसी साहब को नहीं करूँगा। ओवैसी साहब इस देश की अखंडता के खिलाफ हैं। ओवैसी साहब इस देश की एकता के खिलाफ हैं।
मेरा अवैसी साहब से मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो काम आरएसएस कर रही है, देश को तोड़ने और जनता को बांटने का काम आरएसएस कर रही है, वही काम अवैसी साहब बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। यही जवाब है मेरा उनके खिलाफ। और अवैसी साहब, मुझे उनके इलेक्शन लड़ने, उनके पार्टिसिपेशन में मुझे कोई एतराज़ ही नहीं है। वो पूरे हिंदुस्तान से इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो अपनी भाषा को दुरुस्त करें, वो कम्युनलिज्म को बढ़ावा ना दें। वो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, ये देश के भी खिलाफ है और ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है अवैसी साहब की। आप मुसलमानों का सहारा लेके, आपको किसने बना दिया? आपने किसने टेंडर दे दिया मुसलमानों का कि जो आपके मुसलमानों के सबसे बड़े रहबर बन के बैठ गए? और हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है जो मुसलमानों की फिक्र रखते हैं। आप मुसलमान और हिंदू को अलग बांट के अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, यह गलत बात है। मैं अवैसी साहब की इस बात के खिलाफ हूं। और ये एक तरह से मैं तो हमेशा इस तरह की मांग करता रहा हूं कि देश में एक कानून बनना चाहिए कि जो लोग देश की जनता को और दूसरे हर मजहब और धर्म और जाति के लोगों को बांटने का काम करते हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का कानून लगना चाहिए। सर, जो कानून केंद्र सरकार लाई है, वही कानून जो है 2012 में कांग्रेस की सरकार लाई थी, और अब वही कानून बीजेपी की सरकार लाई है, तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। कांग्रेस ने जीएसटी भी लाना चाहिए थी। कांग्रेस की मनमोहन सरकार जीएसटी लाना चाहती थी, लेकिन क्या इतनी दुर्दशा होती मनमोहन सिंह अगर लाते तो? मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट हैं। आपको याद होगा 2008 में पूरी दुनिया में जब लेमन ब्रदर बैंकरप्ट हुई थी, तब पूरी दुनिया में एक रिसेशन आया था, वर्ल्ड वाइड आर्थिक मंदी आई थी 2008 में। उस वक्त कुछ 3 देश दुनिया में उस आर्थिक मंदी से बचे थे, उसमें से हिंदुस्तान एक था। क्या हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा मजबूत थी? अमेरिका से मजबूत थी क्या? नहीं। उस वक्त यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, इसलिए अर्थशास्त्री हैं वो। इसलिए उस आर्थिक मंदी का असर रत्ती बराबर भी हिंदुस्तान पे नहीं हुआ था। मनमोहन सिंह अगर जीएसटी को ले आते तो वो जीएसटी भी कामयाब होती, उसी तरह से जैसे 2008 में उन्होंने इकोनॉमी को संभाला था। ठीक उसी तरह से अगर बिचौलिया खत्म कर